हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में 2025 में क्वेश्चन नंबर सेट 3 मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग मिला लेंगे। कैसा गया आप लोगों का एग्जाम, एक बार कमेंट कर देंगे सब। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम तो काफी क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, काफी इजी क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम अच्छा गया होगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको मैच कर ले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह मैच करेंगे। पहले तो ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे आज हम लोग, है ना। और होता क्या है कि जब आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हो तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स, गलत आंसर्स मिला होता है, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हो। सही आंसर बना हुआ फिर भी वहां पे गलत रहता है, जिससे आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ठीक है ना। तो उसी को सही करने के लिए, ताकि आप डिप्रेशन में ना जाओ, हम आपको ऑब्जेक्टिव मैच कराएंगे। आप उसको ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे और उसके हिसाब से फिर आप अपना बताएंगे कितना स्कोर हुआ। आप कमेंट में भी जरूर करेंगे कितना स्कोर आप लोगों का आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, कितना ऑब्जेक्टिव सही गया उसको कमेंट में बताएंगे जरूर। ठीक है ना। चलिए, तो पहला सेट 3 का क्वेश्चन है, सेट 3 का ये। ठीक है ना। अगर आपको कोई और सेट है तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे, क्वेश्चंस क्या है उसके हिसाब से आंसर किया। कोई और सेट है तो ये सेट 3 है। ठीक है ना, मैथ का सेट 3 2025। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। पूछा कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ज्यादा समझाएंगे नहीं क्योंकि आंसर मैच करना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले कह रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, तो सही है। सर्कल पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 100% सही है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये देखो क्या कह रहा, सर्कल के बाहर। इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ, देखो यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। सर्कल के बाहर से, सर्कल के बाहर से आप कितनी टेंजेंट ड्रा कर पाओगे? सिर्फ 2 टेंजेंट, बाहर की किसी एक पॉइंट से, है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हो। नजर आ रहा है वहां पे क्या? तो जैसा कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक, कलर चेंज हो गया, अब नजर आएगा। 1 मिनट, है ना। सर्कल है आपका, ये बाहर का एक पॉइंट है। सर्कल के बाहर के एक पॉइंट से, 1 मिनट देख लेते, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा। हाँ ठीक है, रेड भी दिख रहा था, सही था। ठीक है, रेड कलर भी दिख रहा था, रेड कलर भी सही था। सर्कल के बाहर से येलो कलर कैसा? 1 मिनट, येलो कलर देख लो एक बार। येलो कलर ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। चलो रेडी रेडी कर देते हैं। ठीक है, सर्कल के बाहर के एक पॉइंट से सर्कल पे कितना टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बस। यहां कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रा हो पाएगा? नहीं ड्रा हो पाएगा। यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। जो गलत है वही सही है ना। पूछा था कौन फॉल्स है, कौन गलत है, यही सही है। तो ऑब्जेक्टिव में बताया भी था क्लास में आप लोगों को कि सर्कल के बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। ये आर डी शर्मा में भी ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्लास में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने ये क्वेश्चन, है ना। ठीक, आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी पे बात कर लीजिए, ऑप्शन सी पे भी थोड़ा सा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम, सही बात है। ठीक है ना। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड डायमीटर टू अ पॉइंट कांटेक्ट इज 90 डिग्री, तो सही बात है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है, सभी ने पढ़ा है ये। ठीक है, चलिए। अब आते हैं, मिलाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, और लाइक कर रहा है आज, कोई बात नहीं। एग्जाम देके इसका भी सर घूम गया है। एग्जाम तुम लोग दियो, सर इसका घूम रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल है। देखो ये भी एकदम आसान क्वेश्चन, पूरा इजी क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव, ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया डायरेक्ट, कौन सा एंगल एपीबी, एपीबी ये वाला एंगल पूछा आपसे। ठीक है ना। और ये एंगल आपको दिया हुआ 210 डिग्री। सिंपल है, क्या करेंगे हम, आपको मालूम है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। ये 210 इसको क्या मान लिया? x। तो 360 में से अगर हम लोग 210 को माइनस करेंगे तो ये एंगल निकल जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं ना, हटाओ ना। 360 में 210 को माइनस कर दो,
360 में से 210 माइनस करेंगे तो 0 में 0 गया 0, 6 में 1 गया क्या आ जाएगा 5, और 3 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1, 150 डिग्री। ये कितना आया 150 डिग्री। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। 180 में से 150 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी जिन बच्चों ने ऑप्शन डी मारा है सही है, ठीक है ना। अब अपना ऑप्शन भी कमेंट में बताते चले जाएंगे कौन कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही है, ठीक है ना। मिलाते चलो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे आसान था, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 360 होता है। तो 360 में से 210 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली डिग्री आ गया। 0 में गया 0, 6 में 1 गया 5, 3 में 2 गया 1, 150। अब यहाँ 150 है, ये क्या है एंगल पी। इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 में 150 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ऑब्जेक्टिव है, बिना सॉल्यूशन बिना कुछ लिखे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ, लिख के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, हम क्या क्यों लिख के करें, हमको तो मिलाना है आंसर ना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। वैसे भी ऑब्जेक्टिव में जितना टाइम बचता है उतना अच्छा है, ठीक है, जितना टाइम आप बचा सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। सेट 3 का क्वेश्चन है, ध्यान से, किसी और सेट में नहीं मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन दिया, ऐसा लग रहा है कि मतलब दे दिया तुम लोगों को, जितना नंबर ला सकते हो ले आओ, ठीक है ना, सब इजी क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इतना इज द सेम डैट। क्वेश्चन दिया है, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 किसके बराबर है, सॉल्व कर लो यार। 1 माइनस 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से, मालूम है कितना होता है साइन 60 का वैल्यू √3/2। √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, 2 से कट गया कितने बार में 2 बार में। 1 माइनस 3/2, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा -1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। अब -1/2 किसके बराबर होगा बताओ, साइन 30 के बराबर, माइनस साइन 30 के बराबर। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन 30 के बराबर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन था, इसको पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ लीजिए एक बार क्या दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 को मिलाएंगे एक बार आप लोग। उससे पहले आप लोग इसे शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, ताकि कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं हो, ठीक है ना। उसके बाद इसको बनाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट करो पहले, आप लोग का आंसर क्या था कमेंट जरूर करना कि आंसर क्या था। एन ऑब्जर्वेशन इज 1.8 मीटर टॉल स्टैंड अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी बना दो, ऐसा एक चिमनी बना दिया, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड अवे फ्रॉम ए चिमनी एट ए डिस्टेंस ऑफ 38.2 मीटर अलोंग द ग्राउंड। कितनी दूरी पे जमीन से है 38.2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ द चिमनी अबव द ग्राउंड, ठीक है। ऑब्जर्वर का लंबाई कितना है 1.8 मीटर। क्वेश्चन है, बताओ, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। 1.8 मीटर ऑब्जर्वर की लंबाई है, यहां से इसके आईज का दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया हुआ है बताओ, कहां गया 45 डिग्री। कितना डिग्री है 45 डिग्री। 45 डिग्री। एक बार कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर देख लो तो, दिख रहा है क्या कलर, ये रेड कलर दिख रहा है पूरा क्लियर, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से ये 1.8, आपको चिमनी की लंबाई निकालनी है, ये 1.8 है, बताओ ये कितना हो जाएगा 1.8 हो गया। ये नीचे 38.2, तो ये क्या हो जाएगा 38.2। अब आपको ये वाला लंबाई निकालना है, tan 45 आपको पता है ये इसके बराबर होगा डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना है। 38.2, और फिर दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 8 2 10 का 0, हाथ में कितना बचेगा 1, 38 1 39 1 40, कितना हो जाएगा 40, डायरेक्ट आंसर। कितना कम टाइम में बन गया। ये 45 है तो जितना बेस है उतना ही परपेंडिकुलर होगा, बेस 38.2 तो परपेंडिकुलर भी क्या आएगा 38.2 हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर दोनों को जोड़ दिया, पूरा लंबाई निकल गया आपका 40 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ना। तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। लास्ट में आंसर जरूर आप लोग मार्क्स जरूर बताएंगे, कितना मार्क्स आया आप लोगों का, मार्क्स जरूर कमेंट करेंगे कितना मार्क्स आया आप लोगों का, ठीक है ना। मिला लेंगे, इसके बाद फिर एक बार सब्जेक्टिव को भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। पहले फिलहाल ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा साइड कर लेते हैं इधर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना? तो उधर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है वो, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? In the adjoining figure, the sum of the radius of two concentric circle is 16 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल के रेडियस का सम कितना है? 16 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड कितना है? ए बी, कॉर्ड की लंबाई ए बी है। ये जो कॉर्ड ए बी दिख रहा है, इसकी सॉरी कॉर्ड ए बी की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। विच टच द इनर सर्कल एट पी इज 16 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और ये छोटे वाले सर्कल को पी पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस आपसे पूछ दिया कि डिफरेंस क्या होगा। दोनों सर्कल के रेडियस का दिया हुआ है, क्या? दोनों सर्कल के रेडियस का सम दिया हुआ है। R1 प्लस R2 दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया R1 माइनस R2 पूछ दिया। बात समझिए, आपसे क्या पूछा? R1 माइनस R2। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। इसका आंसर क्या है पहले तुम लोग कमेंट कर दो एक बार, ठीक है? एक बार कमेंट करो। ठीक है, कमेंट किया आप लोगों ने, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग अपना आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन दी ज्वाइनिंग एडज्वाइनिंग फिगर द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक रेडियस हमने मान लिया इसका, बड़े वाले का रेडियस R1 मान लिया और छोटे वाले का रेडियस क्या मान लिया? R2। तो आपको R1 प्लस R2 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपके पास? 16 सेंटीमीटर। आपको निकालना है R1 माइनस R2 निकालना है, ठीक है ना? क्या निकालना है आपको? R1 माइनस R2 निकालना है। R1 माइनस R2 बराबर क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, आसान है। सबसे पहले ये देखो कि ये तुमको आर यहाँ पे एपी, पूरे एबी का लंबाई कितना दिया हुआ है? 16। तो एबी का आधा क्या हो जाएगा? ये 8 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर। एपी आपका 8 सेंटीमीटर आ गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं। यहां लगा दो पैथागोरस थ्योरम, आता है पैथागोरस थ्योरम लगाने। क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे लगा देंगे हम, एपी का स्क्वायर बराबर, एपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। उल्टा, सॉरी, हाइपोटेनस कौन है आपका? R1 है ना? R1 का स्क्वायर बराबर करके लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको क्या हो, R1 का स्क्वायर, R1 आपका हाइपोटेनस है ना? R1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? बेस, बेस में क्या? 8, 8 का स्क्वायर। ये लगा देंगे पैथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे R2 को इधर लेके आ जाओ, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। बनाया होगा आप लोगों ने, आंसर आ गया यहाँ पे 64। यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह पे क्या रखेंगे? दोनों का सम कितना दिया हुआ? 16। यहाँ पे 16 रखेंगे, 16 से कट जाएगा 4 बार में, 16 चक 64। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, 16 चक 64, है ना? तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी, डिफरेंस पूछ रहा है, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, आंसर जरूर कमेंट करेंगे आप लोग, लास्ट में इसको जरूर मैसेज करेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसको रेस कर देते हैं 1 मिनट। ये तो हो गया ना हमारा, अब इसको रेस किया जाए, तो रेस कर देते हैं। ऑप्शन कौन था इसका? ऑप्शन बी था, याद से, है ना? ऑप्शन बी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार मैच कर लेंगे सब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक कोन ऑफ हाइट, एक कोन है आपके पास, एक कोन बनाना है आपको, बड़ा सा कोन बना लो थोड़ा। एक कोन ऑफ हाइट, कोन का हाइट दिया हुआ है, कितना है? एक कोन ऑफ हाइट 12, हाइट 12 दिया हुआ है। स्लेंट हाइट कितना है? 13, ठीक है। इस सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, एक हेमीस्फीयर पे ही रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, दोनों का रेडियस बराबर होगा। द इंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड, पूरे हाइट पूछा आपसे, पूरा हाइट पूछा मतलब आपको आर निकाल लेना है, क्योंकि ये आर होता है, ये भी आर होता है, मालूम है आपको।
है ना। और आपसे क्या पूछ दिया, टोटल हाइट, आप ये आर निकाल लो, ये आर निकाल लोगे, यहाँ पैथागोरस थ्योरम लगा देना। अगर पैथागोरस थ्योरम नहीं आता तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये आपका एच है, ये आपका एल है, तो आपको याद होगा एल बराबर आपने पढ़ा है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पढ़ा है, तो ये रूट इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू रख दो, एल बराबर कितना दिया हुआ है 13, यहाँ 13 का स्क्वायर रख देंगे, यहाँ आर कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर रख देंगे, एच आ जाएगा, मालूम है शॉर्टकट पता ही कितना आएगा, ठीक है। एल की जगह पे 13 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच का वैल्यू दिया हुआ सॉरी 12, एच की जगह पे क्या आ जाएगा, एच की जगह पे 12 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर निकालना है, ये कितना आएगा 13 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपके पास आर बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ये तो आपको डायरेक्ट भी याद होगा कि अगर ये 12 13 तो ये कितना होता है 5 आता है ना, आर बराबर 5, यहाँ पे 5 रख देंगे और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सब दिया होता, स्लेंट हाइट दिया हुआ था, हाइट दिया होता, स्लेंट हाइट दिया होता, रेडियस निकाल लिया, ये रेडियस निकाला तो ये रेडियस, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होता है, ये जितना आएगा उतना ही ये आएगा, है ना। ये आ गया आपका r बराबर 5, तो ये भी कितना हो गया 5, 5 में 12 जोड़ दिया, पूरा हाइट कितना हो गया आपका 17, ऑप्शन 17 हो जाएगा। सिंपल है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, मिलाते चलना है, ठीक है ना, हम इरेज करते चल रहे हैं। चलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, 7 नंबर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ही नहीं, 7 नंबर तो और आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है देखेंगे, ये फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, फॉर्मूला मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो यहाँ इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर क्या होता है, मोड होता है, ठीक है, माइनस 2 मीन। तो अब आप देखेंगे मीडियन के पहले क्या है 3, यहाँ मीडियन के पहले क्या है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, मीन के पहले क्या है y, यहाँ मीन के पहले क्या है -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ मोड के पहले कुछ नहीं तो मतलब 1, यहाँ z है मोड के पहले, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर 3, y बराबर -2, z बराबर 1। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे x y z का, x की जगह पे 3, y की जगह पे -2 और z के बराबर 1 रख देंगे वैल्यू, है ना, इक्वल टू का साइन है, ठीक है, z की जगह पे 1 रखेंगे, तो 3 -2 और +1 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो +2 अगर जिनका आया है उनका सही है ऑप्शन +2, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आ जाओ, यही ना क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, है ना, मार्क्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 28 और 29 आएगा आपका, ऑप्शन सी 28 और 29, हाँ 28 और 29, 51 52 आएगा ना, 100 का मीडियन क्या आएगा 50 और 51 आएगा, तो 50 आइए 28 के लिए और 51 आएगा 29 से पहले, ठीक है ना, तो 28 29 आपका आंसर आएगा, 28 29 इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी, ठीक है। 9 नंबर में आ जाओ, 9 नंबर में क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग ए डाइस, अरे यार ये क्वेश्चन है, जब एक डाइस को फेंकते हैं तो कौन कौन से नंबर आते हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, रुको बड़ा कर देते हैं, जब एक डाइस को फेंकते हैं कौन कौन सा नंबर आता है, सोचने वाला बात है ये सब, तो बच्चा वाला क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एक आध क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ए थ्रोइंग डाइस, जब डाइस को फेंकते कौन कौन सा नंबर आता है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। 3 से बड़ा कंपोजिट नंबर कौन कौन होगा, 3 से बड़ा तो 3 तक को तो छोड़ दो, कोई खत्म कहानी, कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा,
तो 3 से बड़ा कितने कंपोजिट नंबर है डाइस को फेंकने पे? 2 कंपोजिट नंबर आ रहा है, 4 और 6। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये कितने आ गया? 4 और 6, तो 2 कंपोजिट नंबर है 2 और टोटल नंबर कितना है 6, तो 2/6 कितना हो जाएगा? 2/6 आपका कितना आ जाएगा? 1/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। यहाँ ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी जिनका है सही है, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आसान था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग, ठीक है। सब क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये सब तो डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को। मतलब ऑब्जेक्टिव तो है ही, इजी क्वेश्चन एकदम दे दिया है, ठीक है, डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? कहा इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू कैसा आएगा? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो +2√3 -2√3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर आपका आएगा वो लगभग कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे 14 आएगा। 14 आएगा मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऑप्शन ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। इनका पॉजिटिव रेशनल नंबर है, उनका सही है। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये क्लास 9 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू इतना दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। और एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स हैं। इफ द एलसीएम ऑफ पी क्यू का एलसीएम ले लिया, कहा पी क्यू का एलसीएम कितना आया है? इतना आया है, देन द वैल्यू ऑफ इतना इतना इज इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका वैल्यू निकालना है आपको, है ना। p बराबर इतना है, x पे पावर 2, y पे पावर 3 और z पे पावर n। q बराबर 9 इतना, ठीक है। और x से तो कोई मतलब नहीं है, खत्म, ठीक है। यहाँ y पे पावर क्या है? m। यहाँ y पे पावर क्या है? 4। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ z पे पावर n, यहाँ z पे पावर 3, तो z बराबर सॉरी n बराबर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और एक मिनट, और यहाँ पे आपको निकालना है 2m। क्या निकालना है? 2m। तो मतलब 2 इंटू क्या? 4 प्लस 3 इंटू n। n की जगह पे क्या आएगा? 3। तो कितना आएगा? 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। तो 9 8 कितना होता है? 17। सही बना हुआ है, ऑप्शन से 17 हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल था। आज जो 12 नंबर क्वेश्चन में, फॉर एनी प्राइम नंबर्स p, इफ p इज डिवाइडेड a स्क्वायर वेयर a इज एनी रियल नंबर, देन p आल्सो डिवाइडेड a। p आल्सो डिवाइडेड a, ये तो आपका रूट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है ना, ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो वो नंबर ए को भी डिवाइड कर देगा। बताया हुआ था क्लास में, ये बहुत अच्छे से समझाया था हमने क्लास में ये क्वेश्चंस को, है ना। जब हमने वो समझाया था √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, वहां इसी थ्योरी को तो यूज किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। if p is divided a square, एक मिनट, p is divided where a is any real number, then p also divide a। हाँ ठीक, सही, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, सही। 13 नंबर नंबर था वो, हो गया क्या? अच्छा, इसमें और क्वेश्चन, वही तो इसमें और है, ठीक है, पढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ही बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? जल्दी सोच, जब तक हम रेस कर रहे हैं इसको। तो कौन सा नहीं होगा वो निकाल लो पहले, सिंपल है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्यूब लगा हुआ, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो पहले। हाँ, यहाँ देखो, ठीक है। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, अच्छा कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ये पूछा आपसे, है ना। ठीक है, यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 पूछो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ देखो, हाँ ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें क्यूब भी कैंसिल होगा, स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा। बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर को जब तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस √x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एक्स हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा फिर? -2x √x।
माइनस 2x रूट एक्स और प्लस 2x रूट एक्स है ना, इक्वल टू क्या है 0, यही है ना। इसको तोड़ देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ये हो गया। फिर प्लस 2x रूट एक्स, तो माइनस 2x रूट एक्स प्लस 2x रूट एक्स कैंसिल, ये आ गया आपका, तो ये बच गया। तो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 6 रह गया ना, एक्स पावर 2 रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन कहलाएगा। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन होगी, ऑप्शन बी आपका राइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ये आपको दिया हुआ हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट द वैल्यू ऑफ बी कैन बी, बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा डी ग्रेटर देन 0, यहाँ बी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे। बी का वैल्यू तो बी रह जाएगा, सी की जगह पे बी और ए की जगह पे क्या आएगा 1। जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सेटिस्फाइड जो आंसर करेगा आपका -3 करेगा, इसका अंदर डायरेक्ट कर देंगे -3, ठीक है ना। मिला लेना, अभी तो सॉल्व नहीं करा रहे हम, डायरेक्ट तुम लोगों को मिलवा रहे, तो इसे सॉल्व नहीं किया, मैं डायरेक्ट आंसर कर दिया -3, ठीक है ना। बहुत सिंपल था। वैल्यू पुट करेंगे, सबको एक एक करके चेक करेंगे कौन सेटिस्फाइड कर जाएगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर -3 इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना। एक नंबर 15 में in the following P and Q are the point of trisection in the line of the joining, तो क्या पूछ रहा है the value of, ठीक है, in the following the figure P and Q of trisection of line AB, ठीक है, ट्राइसेक्शन है, तीनों इक्वल है P and Q, the value of AB by PP का वैल्यू निकालना है, AB by PP। अरे क्वेश्चन से तो आसान क्वेश्चन कर दिया एकदम, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहा। ट्राइसेक्शन है, तीनों इक्वल 1 1 1 मान लिया, AB AB कह रहा है बाई PB कह रहा है, अरे बहुत आसान है। AB के लिए पूरा क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, PB 1 + 1 क्या आ गया 2, 3/2, ठीक है ना। 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, AB बाई PB कह रहा 3/2, 3/2 ऑप्शन में नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, 3/2 यहाँ दिया हुआ देखो 1.5, इसका हाफ क्या हो जाएगा 3/2 का वैल्यू क्या आएगा 1.5, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी पे मार देना, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। किस 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो थोड़ा जूम कर लिया जाए। शेयर जरूर कर देना वीडियो को तुम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, 16 को देख लिया जाए एक बार, 16 को देख लिया जाए एक बार। ए बैग कंटेनिंग रेड कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर बॉल, लाल कलर का बॉल 2 है, ब्लू कलर का बॉल 3 है एंड ग्रीन कलर का बॉल 4 है। A ball is a random drawn from the given bag. The probability of that the ball so that not the color of blue. Blue ना होने का probability रेशियो में दिया हुआ, क्या फर्क पड़ता है, ब्लू नहीं होने का probability। ब्लू के लिए कौन है, रेड है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, ये रेड के लिए, ये ब्लू के लिए, ये ग्रीन के लिए। ब्लू ना होने का, ब्लू ना होने का मतलब इन दोनों का निकालना, 4 + 2 क्या आ जाएगा 6, तीनों को जोड़ दो, है ना, 4 3 7 2 क्या आएगा 9, कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3, ऑप्शन क्या हो गया सी, ऑप्शन सी 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना। ब्लू ना होने का ना प्रोबेबिलिटी है, क्या कह रहा, नॉट ब्लू ऑफ कलर, तो ब्लू को छोड़ दो, ब्लू कौन था रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर बीच में, ब्लू कलर को छोड़ दिया, रेड कलर, 4 + 2 क्या आ गया 6, टोटल क्या आ जाएगा 4 3 7 2 9, 6/9, 2/3 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2/3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ब्लू कलर होने का कहता, ब्लू कलर होने का कहता तो फिर ऑप्शन बी होता, ब्लू ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या रहा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू कलर होने का रहता तब 1/3 हो जाता, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस 4 क्वेश्चन और है, खत्म, और क्या, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। वो एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको एक बार हम देख लेंगे, उसको एक बार, हमको तभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस क्वेश्चन सब। यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहले तो ऊपर आ जाओ, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, द राइट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, राइट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं जी, हट, राइट ट्रायंगल, हाँ तुम लोग बोलोगे हाँ सही तो है, फॉल्स पूछा ना, तो आपका अच्छा फॉल्स पूछा, गलत कौन है वो पूछा, हाँ ठीक है। राइट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है, तुम लोग बोलोगे हाँ सर होता है, सब में 90 डिग्री, सब में 90 होता है। लो, एक ट्रायंगल यहाँ बनाया हमने ऐसा, एक ट्रायंगल वहाँ बनाया, बोलोगे सर सिमिलर तो है सर, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, है ना। हम यहाँ बना दे रहे हैं 60 डिग्री, और यहाँ बना दे रहे हैं हम 30 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री,
क्या दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल है। क्या दोनों का तीनों एंगल सेम है? नहीं, दोनों का तीनों एंगल सेम नहीं है, ये आपस में सिमिलर नहीं होगा। तो सारे राइट एंगल ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, तो कह रहा है सारे राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो यही तो सही हो गया ना। गलत कह रहा ना, जो गलत है वही तो सही है, फॉल्स पूछ रहा था। टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, एकदम सही है, ठीक है। टू इक्विलेटरल्स आर, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो दोनों में एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा, 60-60-60 ही रहेगा, चाहे जितना बड़ा रहे। टू सर्कल और वैसे ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 17 का ए, ठीक है ना। चलिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए एक्स क्या निकालना है? सी वाई बाई वाई बाई सी वाई बाई वाई बी निकालना है, बहुत आसान है। दिया हुआ है क्या? ए एक्स बाई ए डी बराबर 2/3। ए एक्स बाई ए डी बराबर क्या दिया हुआ है? 2/3। आपको क्या निकालना है? सी वाई बाई वाई बी का वैल्यू निकालना है। कैसे आएगा? ठीक है, तो ए एक्स बाई ए डी दिया हुआ है, तो ए एक्स बाई ए डी ये तीनों आपस में पैरेलल है। अगर ये तीनों आपस में पैरेलल है तो इंटरसेप्ट थ्योरम ए एक्स बाई ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी वाई बाई ए एक्स बाई क्या है? ए डी, बी वाई बाई क्या आ जाएगा? बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये भी बी वाई बाई बी सी बराबर भी क्या आ जाएगा? 2/3। लेकिन आपको निकालना क्या है? निकालना है डी वाई बाई सी वाई। क्या निकालना है? डी वाई बाई सी वाई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी को ऊपर, बी वाई को नीचे, यहाँ ये 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे, -1 दोनों तरफ कर दो, तो बी सी बाई बी वाई, यहाँ -1, यहाँ 3/2, यहाँ -1। अब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ गया? बी वाई, ऊपर क्या आ जाएगा? बी सी माइनस बी वाई, बी सी माइनस बी वाई। यहाँ आ जाओ, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 2, यहाँ ऊपर में क्या आएगा? 3 - 2, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बी सी माइनस बी वाई। तो बी सी में से बी वाई को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी वाई। सी वाई बाई बी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी वाई बाई बी वाई। सी वाई बाई बी वाई कह रहा था, 1/2 आएगा आंसर। 1/2 है ऑप्शन में, कहाँ है? ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसको रिस्क कर देते पहले, थोड़ा लाइक कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 18 हो गया, 2 क्वेश्चन और है बस, लाओ घर जाओ, 2 क्वेश्चन और है। एटीन, इसके बाद है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले ऑप्शन को देख लो, अगर दोनों सही है, असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर दी, ऑप्शन ए असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन गलत हो गया तो ऑप्शन बी असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। गलत, दोनों गलत है तो डी हो जाएगा, ठीक। 2 क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव में, बाकी फिर सब्जेक्टिव का करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, पहले ऑब्जेक्टिव का कर लेते हैं पूरा। नहीं बता रहा, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है यार। क्वेश्चन सारा सिंपल था, ठीक है ना। चलो याद देखो, अब ध्यान देना सब तुम लोग। क्या कह रहा है? असर्शन, असर्शन दिया हुआ है, फॉर एन acute angle theta the value of cosec theta can't be 1/√2। कहता है cosec theta का वैल्यू 1/√2 नहीं हो सकता है। क्या ये बात सही है? cosec theta का वैल्यू कहा 1/√2 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। cosec theta का वैल्यू 1/√2 कैसे हो सकता है? पॉसिबल है ये? नहीं है ना। तो ये क्या कह रहा? कांट बी 1/√2, तो सही तो बोल रहा, cosec theta का वैल्यू 1/√2 नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता है? रीजन कह रहा है यहाँ पे, रीजन ये कह रहा है cosec थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। सही बात है, cosec थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, 1 के बराबर होता है, ये बात सही है। जब थीटा आपका क्या हो, जब ये भी दिया हुआ व्हेन थीटा 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो एकदम सही है, cosec थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, है ना। जैसे sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो cosec 30 का क्या हो जाएगा? 2/1 2 आता है, सही है।
तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद आप लोग स्कोर बता देना कितना स्कोर आप लोगों का आया है 20 में। हमको लगता है इस क्वेश्चन के चलते आप लोगों को शायद बोनस मार्क्स मिल जाए, ठीक है, बट उसको एक बार हम देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अभी जल्दी हम देख नहीं पा रहे क्वेश्चन को, बस हम सॉल्व करके दे रहे हैं। असर्शन फॉर एन एपी, एपी बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है, एक एपी दिया हुआ है इतना, 10 टर्म फ्रॉम द इंड से 10th टर्म कहता है 168, चेक करना पड़ेगा सही है गलत है। इंड से 10th टर्म उल्टा लिख दो, इसको बताया था 198 डॉट 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 963। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 198 हो गया, डी बराबर क्या आ जाएगा 6 में 9 जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। इन से 10th टर्म T10 निकालना है तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, a का वैल्यू कितना हो गया 198 प्लस 9 3 जा -27, डायरेक्ट लिखो यार 198, a का वैल्यू रख दिया ना 198, d का वैल्यू क्या है -3, तो 9 इंटू -3 क्या आ जाएगा 9 3 जा -27, यहाँ -27 हो गया, 8 में 7 जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा, कितना जाएगा 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 1 1 7 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 में 7 गया 1, 9 में 2 गया 7 और 1, तो 1 7 1 आ रहा, तो नहीं सही तो नहीं है, चेक कर लो एक बार और, ठीक है। इनसे कह रहा है ना, तो 19896, पहला टर्म क्या हो गया 198 सही है, डी का वैल्यू 6 में 9 जाएगा -3, ठीक है। और वैल्यू 10 टर्म निकालना है, इन से 10 टर्म फ्रॉम द इन, तो इन से 10 टर्म, ठीक है। ए प्लस 9 डी, ए का वैल्यू इतना 9 डी, डी का वैल्यू -3 -27, 8 में 7 जाएगा 1, 9 में 2 जाएगा 7 1, तो 171 नहीं, असर्शन गलत है, रीजन देख लो। रीजन में कह रहा है ए एंड एल आर दी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फॉर एन एपी, देन कॉमन डिफरेंस डी, then nth term from the end of the given AP is L minus N minus 1D। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा है, ठीक है ना। लास्ट से जो इन टर्म का वैल्यू आएगा वो L minus N minus 1 into D, ये कह रहा है। इसे कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट टर्म A है एंड लास्ट टर्म L है, ठीक है, किसी AP का, विद द कॉमन डिफरेंस D, और अगर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है D, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको, लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। देन nth टर्म फ्रॉम द इंड, इंड से जो nth टर्म का वैल्यू होगा Tn बराबर L माइनस माइनस क्या होगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये कह रहा है आपसे, ये सही है या गलत है। इसके फॉर्मूला को चेक करने में डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया क्वेश्चन, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, दोनों तरह से बनाते हैं, फॉर्मूला यूज करके ही बनाते हैं और बिना फॉर्मूले के भी बना लेते हैं हम लोग, क्या। तो आपका जो ये आंसर होगा सही है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट इस फॉर्मूला भी बना लेते हैं हम लोग, है ना। इस फॉर्मूले से भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये आना चाहिए था हमारा, यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। 198 माइनस क्या हो जाएगा N का वैल्यू, कितना टर्म आपसे कह रहा था 10 टर्म कह रहा था ना, हाँ 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आएगा -3, यही कह रहा था। 198 माइनस क्या हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू -3, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा एक मिनट, यहाँ माइनस से दिया हुआ है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, हाँ ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपके पास जोड़ने से यही आ जाएगा, सही वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है सही है। तो असर्शन तो गलत है बट रीजन सही है, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, तो मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन होगा, सिंपल था यार। ये सब भी शॉर्ट में जो क्वेश्चन सब क्लास में कराया वही क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन सब कराया हुआ क्वेश्चन थे, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे देख लेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्टिव को सॉल्व कर देंगे, मिला लेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कितना मार्क्स आया आप लोगों का, ठीक है। और साथ ही अब आप लोग क्लास 11th में जाने वाले हो और 11th में दिल लगा के मेहनत करना है, बढ़िया से पढ़ना है आपको 11th में। मैथ अच्छा गया तो मैथ्स लेना है, ऑब्वियस सी बात है, और मैथ्स अच्छा जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 60+ भी मैथ में गया तब भी आप 11th में मैथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, डरा दिया जाता है ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे बैच का सारे सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है 5 अप्रैल से, ठीक है ना। आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो, डेमो क्लास भी रहेगा, डेमो भी करो, बढ़िया से पढ़ो पहले, एकदम 1 महीना पढ़ो बढ़िया से, देखो समझ आ रहा नहीं आ रहा है, एकदम बिंदास होकर के उसके बाद सोचना एडमिशन लेना है नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत, ठीक है। आप रिलैक्स करो और
थोड़ा बहुत आंसर गलत भी हो गया होगा तुम लोगों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है, 10th है, 10th के मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना है, 10th ही है, ठीक है ना। अभी आपके पास एक मौका और है, 12th में कुछ अच्छा करना है। और ऐसा नहीं है कि 10th में खराब हो तो 12th में अच्छा नहीं कर सकते। बहुत ऐसे बच्चे हैं 10th में जिनका सेकंड डिवीजन है, 12th में फर्स्ट डिवीजन लाया उन्होंने। बहुत ऐसे बच्चे हैं, मेरे जानने में कई ऐसे लोग हैं जिनका 10th में सेकंड डिवीजन, 12th में फर्स्ट डिवीजन लेकर के आए हैं, ठीक है, 12th में बहुत अच्छा फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लेकर के आए हैं, है ना। तो ये सबको लेकर के घबराना नहीं है कि 10th में नंबर खराब हो गया तो 12th में अब अच्छा नहीं होगा, 10th खराब हो गया तब 12th अच्छा कभी हो नहीं सकता, ऐसा कुछ। 10th खराब हो गया, जैसा हुआ जो हुआ हुआ। 10th बहुत ज़्यादा नहीं था, इतनी सी था। मेन फोकस अब आपको 12th पे करना है, दिल लगा के अगर अभी भी पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, तो 12th में एक अच्छा स्कोर कर लोगे तुम, है ना। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से कर लो रिलैक्स होकर के। बहुत हार्ड भी नहीं है साइंस की, हाँ एकदम साइंस रहता वैसा कुछ, नॉर्मल सा चीज़ है, बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। 12th 11 12th का साइंस क्या ही हार्ड रहेगा, है तो साइंस नॉर्मल सा बेसिक सही चीज़ है ना। तो डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स हो गया, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल है, जितना आया आया 10th में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई ना 10th के मार्क्स में, ठीक है। 10th के मेन तो हम लोगों को कंपटीशन निकालना है, हम लोगों को फोकस किस पे करना है, कंपटीशन पे करना है, कंपटीशन में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर बाय, टेक केयर। 11th के लिए तैयार हो जाए आप लोग, 11th बढ़िया से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, और 12th में लाना है 95 प्लस, एकदम दिमाग में डाल लो, कोई टेंशन नहीं। 10th में तुम्हारा जितना भी आए, 50 नंबर आए, 55 नंबर आए, जितना आए यार, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में तुमको 95 प्लस लाना है, और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है 95 प्लस लाना, ठीक है। कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, ये पहला था आपका, पहला स्टेप था, ठीक है। दूसरा स्टेप, अगर इंसान पहले स्टेप में गिर जाता है तो क्या होता है, दूसरा स्टेप नहीं बढ़ता है, आगे बढ़ता ही है ना। तो पहले स्टेप में अगर नंबर खराब भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरे स्टेप में अच्छा करना है, बस ये दिमाग में डालो, और हर हाल में अच्छा करना है। 2 साल तुम्हारे पास टाइम है, दिल लगा के पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है। ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।